Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter 8, Unit 8, Controlling. Now we start. Controlling. क्या समझते हैं आप कंट्रोलिंग से? सबसे पहले तो आपको ये पता है कि बिजनेस में जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे लास्ट का पॉइंट है कंट्रोलिंग। पहला पॉइंट हमारा प्लानिंग था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। उसके बाद क्या करेंगे हम? कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है? क्या मेन पर्पज़ है कंट्रोलिंग का? आपने जो भी अब तक काम किया, प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, अब पर्सन ने डायरेक्टिंग में आपने पर्सन को डायरेक्शन दे दी कि काम को किस तरीके से करना है। कंट्रोलिंग क्या करता है? काम को चेक करता है। अगर कोई मिस्टेक हो रही है, अगर कुछ एरर्स हो रही हैं, अगर कुछ वेस्टेज हो रही है, अगर कुछ मिस यूटिलाइज हो रहा है, तो उसको जो है प्रॉपर कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि हमारे कॉस्ट कम आ सके, हमें बेनिफिट ज़्यादा हो। इट इज़ थ्रू कंट्रोल दैट वन इंश्योर द एग्जीक्यूशंस ऑफ प्लान्स। कंट्रोल से ही हम प्लान जो हमारा था उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको दिशा दिखा सकते हैं। तो इट रेफर टू ब्रिंगिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। कंट्रोलिंग जो है हेल्प करती है जो हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट हैं उसको डिज़ायर रिज़ल्ट तक पहुंचाने में। मीन्स जैसा हमने सोचा होता है हम उसको वैसा करवाना चाहते हैं, तो वैसा करवाने के लिए आपको कंट्रोलिंग जो है करनी पड़ेगी, तभी आपका जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो डिज़ायर्ड वाला ही मैच करेगा। In management, control means that in order to achieve the desired objective efficiently, economically, and successfully, the real progress of the work should be assessed from time to time. The actual progress of the work is accordance with the expected progress. तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो कंट्रोल करती है उसका ये मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली, सक्सेसफुली, टाइमली जो है उसको अचीव किया जा सके। एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क जो है अकॉर्डेंस होनी चाहिए किसके? एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस के। अगर उसमें कुछ डेविएशन आता है तो वो डेविएशन किससे पता चलता है? कंट्रोलिंग से। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, जब हम देखते हैं कि टाइम जो है अभी हमें ज़्यादा लगेगा प्रोडक्शन करने में, लेकिन एक्चुअल टाइम इस टाइम पर सेल हो जानी चाहिए थी या सेल स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, तो वो टाइम जो है हमको डिफरेंस दिखा रहा है, तो वो किससे आया? जब हमने चेक किया, जब हमने इंस्पेक्शन की, जब हमने कंट्रोल करने का काम किया, तो वो डेविएशन को निकालता है और डेविएशन को दूर करने के सारे काम जो है, एक्शन जो है इसमें, करेक्टिव एक्शन जो है इसमें लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी एस्टिमेशन था या हमारी जो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस थी उस तक एक्चुअल रिज़ल्ट को पहुंचाने में हेल्प करता है। थर्ड हम कह सकते हैं कि ये डेविएशन का पता लगाता है। फोर्थ हम कह सकते हैं कि डेविएशन के रीजंस का पता लगाता है और उसको करेक्टिव एक्शन लेकर जो है एक्चुअल प्रोग्रेस जो है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो है उस वहाँ तक पहुँचाता है। तो मीनिंग देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। कोटलर ने क्या कहा है कि कंट्रोल एक प्रोसेस है, एक अकेली मतलब एक प्रोसेस है, एक अकेला स्टेप नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें आप बार बार कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिज़ायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। जो डिज़ायर रिजल्ट हैं उसके इक्वल या उसके बराबर जो है क्लोजर एक्चुअल रिजल्ट को वैसा ही लाना होता है। जो हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट हैं उसको क्लोज़र जो हमने डिस्क्लोज़ किए थे या डिज़ायर रिज़ल्ट थे उस तक जो है क्लोज़ करना होता है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं कंट्रोलिंग के फीचर्स। सबसे पहला फीचर जो है हमारा क्या है, कंट्रोलिंग इज़ ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। तो सबको पता है कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग भी क्या है, एक मेन फंक्शन है। ऑल अदर फंक्शन मैनेजमेंट आर रेंडर्ड मीनिंगलेस अगर कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप कंट्रोल को एक्सक्लूडेड कर देते हो, इंक्लूड नहीं करते हो, तो ये जो है बाकी सारे फंक्शन जो है उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा उस काम का, क्योंकि आपने प्लानिंग की किस लिए, ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग की किस लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, ठीक है, लेकिन आपने कंट्रोलिंग ही नहीं की। अब जो काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप देखते ही नहीं है, तो क्या, कहाँ कंट्रोलिंग, वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, उस प्लानिंग का। तो प्लानिंग तभी काम करेगी, ऑर्गेनाइजिंग तभी काम करेगी, तभी मीनिंगफुल कहलाएंगे जब आप कंट्रोलिंग को जो है अपने इसमें करेक्टिव या केयरफुली हम कंट्रोलिंग करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प लेते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है प्रिवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है एक प्रोफेसिव फंक्शन है, चाहे कहीं भी हो, घर में भी, बाहर भी, स्कूल में भी, आपको हॉस्पिटल में भी, में बिजनेस में भी, मैनेजमेंट में भी, हर जगह पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या घर में पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करते हैं? क्या स्कूल में टीचर कंट्रोल नहीं करती हैं? क्या बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को कंट्रोल नहीं करना पड़ता है? तो हर जगह पर ऑल प्रिवेसिव फंक्शन सभी जगह पर पाई जाती है और मैनेजमेंट के हर लेवल पर भी होगी। कंट्रोल इज़ ए कंटिन्यूस एक्टिविटी, चलती रहती है लगातार, रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार कंट्रोल कर दिया तो लाइफ टाइम नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल बार बार हर काम में, हर स्टेप में, हर जगह पर करना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि एक बार कंट्रोल कर दिया तो थोड़ा सा लंबा लॉन्ग इंटरवल रहेगा बीच में, लेकिन करना तो पड़ेगा। कंट्रोलिंग इज़ बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग जो है वो क्या है, स्टार्टिंग में भी होती है और लास्ट में। स्टार्टिंग में भी कैसे, आप कंट्रोल करते हैं अपने बजट बनाने में, आप कंट्रोल करते हैं जो प्लान कर रहा होगा उसको भी। तो ये मैनेजमेंट में शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग क्या है, रिजल्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, its importance become apart when we find that it's needed to all the function of management। तो हर जगह पर, हर काम में जिस तरह से फंक्शन नीड ही हैं, मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस की नीड होती है, सेम वैसे ही मैंने कंट्रोलिंग भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोलिंग के बिना अदर फंक्शन जो है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो कंट्रोलिंग का क्या काम होता है, चेक करना, मिस्टेक ढूंढना, न्यू चैलेंज कैन बी मेट और फेस द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द थिंग बी इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अकम्पलिशिंग करने में, अचीव करने में। तो जैसा आपने प्लान बनाया होता है उसको, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी बनाए गए हैं प्रोडक्ट उनको चेक करती है, कि जज करती है कि क्या वो ठीक है या नहीं। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ जो है उसको मैच करता है। ही ट्राई टू फाइंड आउट वेदर लेट डाउन स्टैंडर्ड आर नोट मोर और लेस देन द जनरल स्टैंडर्ड। तो ये देखता है कि वो क्या उसमें कमी है, क्या कुछ कुछ ज़्यादा या कुछ कम तो नहीं हो गया है। इन केस ऑफ नीड दे आर रीडिफाइंड। तो अगर कुछ होता है तो ज़रूरत पड़ती है तो उसको दोबारा से डिफाइन कर दिया जाता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का बेटर यूज़ जो है कंट्रोलिंग के थ्रू हम करा सकते हैं। कंट्रोलिंग से ही ह्यूमन का, फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ हो सकता है बेटर। मशीनें यूज़ हो रही हैं, वेस्टेज ना हो, मटेरियल ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम जो है
चेकिंग करके या उनको इंस्पेक्शन करके जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो पर्सन काम नहीं कर रहे हैं या लेज़ी हो गए हैं, अगर हम चेकिंग करने जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं पर्सनस को, तो वो क्या करेंगे, एक तरह से वो काम करना शुरू हो जाते हैं। तो वो उनके अंदर जो छिपी हुई भावना होती है, मोटिवेट हो जाते हैं पर्सन की, वो चाहे डर के लिए, डर से ही हो। मोटिवेशन तो दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी खुश होंगे कि हाँ हमें देखने आए तो हम तो काम ही कर रहे थे, और हम तो हमेशा ही कर रहे होते हैं, तो हम कभी भी नेगेटिव वहाँ पर नहीं रिपोर्ट हमारी गई। तो इसी तरह से हम जो है एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है कंट्रोलिंग से। अगर हम पर्सन बेस्ट कर रहा होता है तो उसको वेरी गुड या कुछ इस तरह से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो और मोटिवेट हो सकता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर अगर आपको अपने बिजनेस में, अपने फंक्शंस, इसमें मैनेजमेंट में ऑर्डर और डिसिप्लिन को रखना है तो कंट्रोलिंग तो करना ही पड़ेगा। ऑर्डर क्या होएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से रखी जाएगी, डिसिप्लिन में रहेगा, कोई चोरी नहीं होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर चीज़ें यूँ बिखरी होंगी, ऑर्डर में नहीं होंगी, तो वो क्या है, कभी भी चोरी हो सकती है या कुछ हो सकता है, वर्क में डिले हो सकता है। लेकिन इससे क्या होगा, सब कुछ डिसिप्लिन प्रॉपर मैनर में रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट, एक और सभी डिपार्टमेंट में, एक बिजनेस के सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाने में भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है। क्योंकि कंट्रोलिंग से ही टाइमली वर्क हो जाता है। तो अगला पर्सन जो है, मतलब कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग की गई, तो वो अपना सिस्टमेटिक ढंग से, ऑर्डर से, डिसिप्लिन से अपना प्रोडक्शन करेगा और आगे जो है दूसरे डिपार्टमेंट को सौंप देगा, या फिर अपना जो स्टेप है अपने डिपार्टमेंट का वो पूरा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में होना है तो वो उसको कंप्लीट करा लेगा वहाँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे सिलेबस में से कट हो चुका है। अब रिलेशनशिप में क्या होता है, एक तो डिफरेंस आ जाता है और दूसरा जो है सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे ये हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। तो हमारा पॉइंट नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट, हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जब बनाए जाते हैं तो प्लानिंग के साथ ही हो जाते हैं। जब प्लान करते हैं ना कि हमने ये कराना है, ऐसा कराना है, कैसा कराना है, ऐसा कराना है, तो ये प्लानिंग के साथ ही बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कंट्रोलिंग जो है वो स्टार्टिंग में भी होती है और लास्ट में भी होती है। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड फिक्स की है कि कैसा आपको चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि एक्चुअल में जो काम हो चुका है वो कितना हुआ है, कैसा हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कितनी कॉस्ट उस पर लगी है, तो उसको मेज़र करते हैं। फिर क्या होगा, अब दोनों का कंपेयर करेंगे। किससे का कंपेयर करेंगे, एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ। जब एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो कॉस्ट क्या आई, स्टैंडर्ड की क्या कॉस्ट सोची थी, एक्चुअल की क्या कॉस्ट चाहिए। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो बनाने में टाइमिंग की बात करें, टाइम कंज्यूम कितना हुआ है, वो चीज़ भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जो है पर्सन को क्वालिटी क्या है, पहले कैसे बनाई थी, वेट क्या है, सब सब कुछ जो है उसका वो देखेंगे। फिर क्या होगा, कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि ये और ये सेम है तो कोई डेविएशन नहीं, सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ डेविएशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर डेविएशन अगर स्वीकार करने योग्य है, एक्सेप्टेबल है, तो कर देंगे, अदरवाइज उसके लिए करेक्टिव एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम इस स्टेप को इस डायग्राम से समझेंगे। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मैंने बताया अभी कि इस परफॉर्मेंस सेट की जाती है। अब परफॉर्मेंस जब सेट की जाती है तो सेकंड पॉइंट हमारा कहाँ जाता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब मेजरमेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस की, तो थर्ड पॉइंट हमारा जाता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टैंडर्ड के साथ। जब कंपेयर भी कर लिया तो क्या होगा, डेविएशन का पता लगाएगा। डेविएशन पता लगाने के बाद क्या होगा, करेक्टिव एक्शन को लेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं है, डू नथिंग, तो आपको क्या करना है,
करेक्टिव एक्शन लेने की नीड नहीं है। हाँ, ये भी देखा जाएगा कि करेक्टिव एक्शन लेने की नीड नहीं है, तो हमारा क्या चलेगा आगे, फिर से क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम आगे दोबारा से यही स्टेप जो है हमारी चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर देखेंगे, कुछ भी करने की नीड नहीं है, फिर क्या होगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हाँ, एनालाइज अगर डेविएशन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से कंपैरिजन किया आपने, एनालाइज निकाला, एनालाइज देखा कि कितना जो है एनालाइज डेविएशन का देखा कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड जो है अटेंड करने लायक है, मींस स्वीकार करने योग्य है, तो कुछ नहीं करना, डू नथिंग। इस डेविएशन एक्सेप्टेबल, क्या डेविएशन एक्सेप्टेबल है, तो भी क्या आपको कुछ नहीं करना। अब देखेंगे, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, कि जो स्टैंडर्ड था वो सही था, एक्सेप्ट किया गया है, तो क्या होएगा, आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डेविएशन, उसके डेविएशन के वो निकालेंगे कि क्यों आया, रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या केसेस रहे। फिर क्या होगा, अगर वो एक्सेप्टेबल था तो यस, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं था तो नो। तो क्या होगा, रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अगेन रिपीट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें कि करेक्ट परफॉर्मेंस हुई, तो अभी क्या है, चलता रहेगा यूँ ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इट रेफर टू सेटिंग द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड, इट रेफर टू सेटिंग द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। तो ऐसे पॉइंट जो है सेट किए जाएंगे। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी मॉडिफाई व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी रिक्वायर हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है इस तरीके से सेट किया जाता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड क्या है, जो मात्रा की बात करता है, एक दिन में कितनी यूनिट बनानी है, ये मात्रा हो गई। एक यूनिट पर कितना खर्च होगा, ये मात्रा हो गई। तो इस तरह से हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका क्या क्वालिटी यूज़ की जाएगी। दे आर द स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर, फिगर में नहीं दिखेगा। इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, measuring the morale of the employee is a standard of qualitative nature. It cannot be measured directly. In order to measure it, labor turnover rate, absenteeism rate, dispute rate have got to be taken into consideration. In case rate of all the three is lower, it can be said that there has been an increase into morale of the employees. तो यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है कि ये जो है आपको दिखाई नहीं देगा, आप इसको मेज़र कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की कि एम्प्लॉई का मोरल जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो अगर उसकी लेबर टर्नओवर रेट कम हो रही है, छोड़ने की दर कम हो रही है, अब्सेंट रहने की दर कम हो रही है, वो डिस्प्यूट कम कर रहा है, तो इस वजह से क्या है, वो मोरल उसका जो है इंक्रीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ कहेंगे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड भी इस तरह से हम फिक्स कर देते हैं। बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बेस क्या रहेंगे, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट, चार बातें हम ध्यान में रखेंगे। क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या कहता है कि प्रोडक्शन कितना होगा, सेल कितनी होगी, स्टॉक कितना रखा जाएगा, तो इस चीज़ से रिलेटेड जब बात है तो वो क्वांटिटी से है। क्वालिटी, किस किस टाइप की क्वालिटी जो है, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करेंगे तो कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर को जो सर्विसेज देनी है वो कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का मोरल है वो कैसा है। हम अब टाइम स्टैंडर्ड की बात करें तो टाइम कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम स्टैंडर्ड की बात है। कॉस्ट स्टैंडर्ड, कितनी लेबर, कितना एक्सपेंसेस, कितने मटेरियल लग रहा है, तो हमारा वो
कोस्ट स्टैंडर्ड की बात है। तो फंक्शन एरिया एंड स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 जो है वो क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट और टाइमिंग को शो करते हैं। प्रोडक्शन के लिए पहला जो है वो क्या होगा, क्वालिटी की बात होगी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड 1 क्या होएगा, प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी की बात होगी। सेकंड क्या होगा, क्वांटिटी की बात होगी। थर्ड पे हम कहते हैं कॉस्ट की बात है। फोर्थ क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन कितने टाइम में हुई है उसकी बात है। मार्केटिंग में देखें तो सेल का वॉल्यूम क्या है, सेल के एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, टारगेट ऑफ सेल पर्सन्स का क्या है। इस तरह से पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो लेबर के कैसे रिलेशंस है, क्या क्वालिटी है, लेबर टर्नओवर रेट क्या है, एब्सेंटिज्म रेट क्या है, डिस्प्यूट रेट क्या है। तो इस तरह से फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी है, कैपिटल का फ्लो कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है। तो ये पॉइंट जो है हमारे वेरियस फंक्शनल एरिया में डिपेंड करते हैं कि हम अगर प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो वहाँ क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं। जब मार्केटिंग की बात की तो सेल कितनी होनी चाहिए, सेल पर कितनी कॉस्ट होगी और क्या टारगेट रहेगा, तो ये पॉइंट जो है स्टैंडर्ड के बनते हैं। इसी तरह से पर्सनल मैनेजमेंट, जो पर्सन जो एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है तो उसके लिए कि उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, पर्सन का कब छोड़ के जा रहे हैं, उनकी लेबर टर्नओवर रेट क्या है, एब्सेंट रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो ये जो है कंट्रोलिंग करने का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है क्या, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड जब डिसाइड किए जाते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल, स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो रीजनेबल हों, जो एक्चुअल से अचीव किए जा सके, नाइदर टू इजी टू अचीव नोर प्रैक्टिकली वेरी टफ टू अचीव। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल टफ है अचीव करना, ना ही ऐसा होना चाहिए कि बहुत ईजी है, थोड़ा सा ही बना रखा है। स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। यहाँ एक लाइन बोली है क्या, बहुत ही अच्छी, द फर्स्ट वुड रिजल्ट इन लेथार्जी टू द वर्कर्स। जो पहला है कि बहुत इजी बना रखे होंगे तो वो क्या है, उनको आलसी बना देगा। और जो अगर सेकंड बना देगा, सेकंड है कि बहुत ज़्यादा टफ बना रखे तो वो उनको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होंगी। स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, मेजरेबल होने चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होने चाहिए सो दैट चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। फ्लेक्सिबल मीन्स आप कभी भी जब भी आपको चेंजिंग सिचुएशन है तो आप इजीली चेंज कर सकें। स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर सो दैट द पीपल फॉर whom दे आर लेड डाउन शुड अंडरस्टैंड दैम ईजिली। ईजिली होने चाहिए, समझ में ईजी आ जाएं। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट शुड ऑल्सो बी क्लैरिफाइड। शुरू से ही आप डेविएशन की लिमिट जो है बता देंगे कि इतनी की तक की लिमिट जो है उसके लिए कोई चिंता की बात है या नहीं। अगर जैसे मान लीजिए 2000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर 1950 होता है तो 50 जो है वो कोई मैटर नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा चेंजेस आया भी तो टॉलरेंस लिमिट जो है वो शुरू से बता देते हैं आप। सेकंड हमारा पॉइंट है क्या, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप किससे मेज़र करेंगे, स्टैंडर्ड से। तो जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे वो देखेंगे तो मेज़र करेंगे। मेजरमेंट इज नॉर्मली डन आफ्टर द टास्क इज completed बट वेट एवर पॉसिबल इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जब काम कंप्लीट हो जाता है तब किया जाता है, लेकिन क्या उसमें थोड़े से चेंजेस किए जाएँ तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। क्या होगा फिर इसमें, इसमें हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन अराइज होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क दैट अराइजेज इज वेदर द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी डन ओनली आफ्टर द वर्क एक्चुअल वर्क इज completed और इट कैन बी मेजर ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ इट्स completion। तो यहाँ पर ये बात आती है कि काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप कैसे उसको कंट्रोल करके ठीक कर पाएंगे। तो ये एक बात आती है रिप्लाई, इट विल बी अप्रोप्रिएट टू से दैट प्रोग्रेस कैन बी मेजर इन बोथ द सिचुएशंस। फर्स्टली व्हेन द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, जब काम चल रहा होता है तब भी एक बार कंट्रोलिंग करनी चाहिए। मीडियम ऑफ सुपरविजन से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं गुड स्पीड और नोट सो दैट इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट करेक्टिव एक्शन कैन बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। तभी जब सुपरवाइज किया जाता है तभी क्या है, पर्सन जो है कंट्रोल भी कर रहा होता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि काम जो है वो सही स्पीड में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी टाइमली उसको क्या है फर्स्ट
टाइम तो उसको तभी जो है करेक्टिव एक्शन ले लेने चाहिए। सेकंड क्या है, व्हेन द होल वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द केस करेक्टिव एक्शन नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फ्यूचर के लिए जो है वो ध्यान रखेगा, फ्यूचर में ऐसे लॉस को दोबारा नहीं होने देगा, तो ये काम आता है कंट्रोलिंग का। द फॉलोइंग एक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फर्स्ट क्या है, द फिगर रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस शुड सो फार एज पॉसिबल बी कम्प्लीटली ट्रू। तो जो फिगर हैं हमारी रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस की, तो वो जो है एज फार एज पॉसिबल बी कम्प्लीटली ट्रू। सेकेंड हम कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली प्रिपेयर की जाती हैं। द स्टैंडर्ड आर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी द सेम एज वर अडोप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या करता है कि मेज़र करता है और अडोप्ट करता है उसी टाइम पर जो स्टैंडर्ड जैसा कि बनाए गए थे होने चाहिए वैसे ही। प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी क्विक टू पॉइंट आउट डेविएशंस, जल्दी से निकाल दे जो भी डेविएशन है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, किया आपने मेज़र, कंपेयर किया, तो नेगेटिव डेविएशन या फिर पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन आया तो क्या वो एक्सेप्ट करने योग्य है, एक्सेप्टेबल है। अगर पॉजिटिव डेविएशन आया तो कुछ भी काम नहीं करना, तो अच्छा से चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे बट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द केसेस ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन मीन्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस is more than the standard work. If the information received regarding to actual performance being more than the standard, the corrective action can help in improving the efficiently in futures. तो आपको दोनों बातों को ध्यान में देखना है कि नेगेटिव डेविएशन आने का क्या रीज़न है और पॉजिटिव का, अगर पॉजिटिव का जो रीज़न है वो हम आगे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे मेज़र किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो 10 यूनिट है, एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 8 यूनिट आया, 10 यूनिट आया या 12 यूनिट आया। अगर 8 आया तो नेगेटिव डेविएशन है -2 से, अगर 10 आया तो 0 डेविएशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल है। पॉजिटिव आया तो 12 यूनिट होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनालाइजिंग डेविएशन। जो भी कंपेयर करने पे डेविएशन का डेविएशन आया उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो पहले तो क्या है, स्टैंडर्ड बीइंग अटेंड, क्या स्टैंडर्ड जो है बनाया था वो ठीक है। इफ़ यस, नथिंग इज नीडेड टू बी डन, the work will continue as usual, the actual performance will be measured, remaining process will be completed. Contrary to this, if the standard could not be achieved, answer to the next question will have to be found। कि क्यों नहीं अचीव कर पाया, स्टैंडर्ड तो ठीक था। तो यहाँ पर देखेंगे क्या डेविएशन एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड देखा, क्या वो अटेन करने योग्य था तो यस। तो आगे चलते हैं, क्या डेविएशन जो है जितना डिफरेंस आया क्या वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर आता है। टॉलरेंस लिमिट जो आपने शुरू से डिसाइड की थी कि जैसे 2000 का यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन 1950 का अगर हो जाता है तो भी कोई बात तो क्या होगा, एक्सेप्टेबल है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बिलो द स्टैंडर्ड बट द डेविएशन इज एक्सेप्टेबल, तो नो सो सीरियस दैट इट नीड करेक्टिव एक्शन। तो कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज टू बी डन, द वर्क विल गो ऑन यूज एज यूजल। कंट्रेरी टू दिस, इफ द डेविएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल देन आंसर टू नेक्स्ट क्वेश्चन विल हैव टू बी फाउंड। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है कि जो बनाया गया था वो गलत तो नहीं है। द केसेस ऑफ डेविएशन विल बी लोकेटेड आफ्टर दिस करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन एंड द वर्क विल प्रोग्रेस। अगर फिर वो भी ठीक है तो क्या होगा, अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको ठीक किया जाएगा, रिवाइज द स्टैंडर्ड को दोबारा बनाया जाएगा, जिससे कि वो ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल अचीव करने वाला हो, यूं ही नहीं बना देना चाहिए। अब बीच में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। अब डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या है। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट जो है कि आप पहले से ही डिटरमाइन करते हैं कि अगर कोई डेविएशन आता है तो वो अवॉइड करने वाला हो। इफ़ द डेविएशन आर विद इन द लिमिट दे कैन बी अवॉइडेड किया जा सकता हो, तो वो चीज़ जो है हम ध्यान में रखते हैं। बट इफ़ दे क्रॉस द लिमिट दे शुड बी रिपोर्टेड टू द हायर लेवल मैनेजर विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आ रहा है, क्या है
It refers to the concept of management which hold that instead of all activities, the management should focus its attention on only important activities. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, क्या कि विच होल्ड द इंस्टीड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ये उन सारी एक्टिविटी को इंस्टीड करता है जो मैनेजमेंट की फोकस होना चाहिए अटेंशन, जिसके ऊपर मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पर फोकस रखवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पार्ट कंट्रोल क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। It is neither economical nor easy to have a check on all the activity of an organization। ना तो बहुत सस्ती पड़ती है, ना ही बहुत इजी होता है कि हर एक्टिविटी पर जो है ऑर्गेनाइजेशन को चेक किया जाए। दोज एक्टिविटी शुड बी डिटरमाइन विच आर द इम्पोर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हैं, जो सक्सेस दिलाने में हेल्प करने वाली एक्टिविटी हैं, उन एक्टिविटी के ऊपर ही हम ध्यान रखकर कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर नोन एज की रिजल्ट एरिया, KRA। क्या है ये KRA? जो इम्पोर्टेंट कीज़ हैं जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, उन एक्टिविटी को ध्यान में रखना है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग करनी है, बजाय हर एक एक्टिविटी पर कंट्रोल करने के। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इम्पोर्टेंट कीज़ जो होती है ना, उनको ध्यान में रखना है, उनको कंट्रोल करना है, जो कि हमको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेंगी। इट मीन्स दैट द मैनेजर शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन स्मॉल इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी बट शुड पे मोर अटेंशन टू दोज एक्टिविटी आर अनफेवरेबल रिजल्ट कैन केजेज हैवी लॉस टू द एंटरप्राइज। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। It refers to that principle of organization control which hold by only significant deviation should be brought to the top management attentions। ये कहता है कि जो मैनेजर ने करेक्टिव एक्शन लिए हैं, एक्सेप्शनल डेविएशन है, क्या वो एक्सेप्शनल डेविएशन जो है स्पेशली गुड और बैड डेविएशन, ए कंपनी ले डाउन 3% इंक्रीज इन बैड डेट्स एज एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आते हैं? अगर वो आते हैं तो उसको मैनेजमेंट के कंसर्न में लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो उससे क्रॉस कर रहे हैं, इट मीन्स इंक्रीज इन बैड डेट्स अप टू 3% शुड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट कंसर्न। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है कि sought to be understood which point or activity control will be profitable। उन एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, उन एक्टिविटी को समझेंगे जिससे हमारी जो मेन एक्टिविटी है, जिससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कहता है कि उन पॉइंट्स को छोड़ देंगे, उन पॉइंट्स को मैनेजमेंट के सामने नहीं रखेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा महत्व के नहीं है। Principle of exception deviation in taken care of the respect predetermined critical point in cases more deviation in respect of some particular critical point corrective action is taken। अगर उससे ज़्यादा जो आता है ना डेविएशन, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे, उसके लिए आप मैनेजमेंट को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या हैं क्रिटिकल पॉइंट के और इसके? दोनों ही क्या करते हैं, डिफरेंस का कंट्रोल करने का काम करते हैं। बाय टेकिंग केयर ऑफ इम्पोर्टेंट डेविएशन बोथ टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड। दोनों ही क्या कर रहे हैं, टाइम और एफर्ट को बचाने का काम कर रहे हैं। सेकंड क्या है, द मैनेजर रिमेन फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंट एरिया। दोनों का काम क्या है, फोकस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट कामों पर। डेलीगेटरी अथॉरिटी टू हैंडल लेस इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम टू द सबॉर्डिनेट हेल्प इन रेजिंग देयर मोरल्स। वो कहते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो लेस इंपॉर्टेंट वाली हैं, वो किसको दे दो, सबॉर्डिनेट को दे दो, सबॉर्डिनेट को सौंप दो, डेलीगेट कर दो, जिससे क्या होएगा, उसका मोरल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट आता है, बाय लोकेटिंग इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्विकली पॉसिबल लॉस कैन बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो हैं उनको जल्दी से ध्यान से जो है देखेंगे और उसको, जिससे कि लॉस को अवॉइड किया जा सकेगा। अब डेविएशन के केसेस क्यों होते हैं, ह्यूमन की वजह से भी हो सकते हैं, अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं, अलग अलग हर्डल्स भी हो सकती हैं,
तो रॉन्ग स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ह्यूमन केसेस में सबसे पहले क्या है कि ह्यूमन की लापरवाही एम्प्लॉय की वजह से हो सकता है। अनसर्टेन, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर कोई और मार्केट में कोई कंपटीटर्स आ गया तो उस वजह से हो सकता है। हर्डल्स, जैसे कि मशीन का टूट जाना, मशीन इलेक्ट्रिक सप्लाई का इरेगुलर हो जाना, तो इस वजह से भी हमारा काम जो है वो देरी हो सकती है। रॉन्ग स्टैंडर्ड, आपने जब स्टैंडर्ड बनाया था वो ही गलत बनाया हुआ है तो भी आपका जो है डेविएशन आएगा। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं? द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन बाय नो द डेविएशन देयर केसेस बी ओ आर नोन टू अस। नाउ इज टाइम फॉर रिमूविंग द हर्डल्स इन द एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है? सबसे पहले तो रिमूविंग डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, या फिर स्टॉपिंग द रेपिटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो जो फर्स्ट, हम अगर टाइमली चेक करते रहते हैं, सुपरवाइज करते हैं, तो अगर कोई भी डिफेक्ट हो रहा है या स्पीड कम हो रही है तो उसको इमीडिएटली जो है ठीक करवा लिया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन में जो लॉस हो रहा है वो कम होगा। लेकिन स्टॉप क्या होगा कि आगे अगर मान लीजिए पूरा प्रोडक्शन करने के बाद आपने किया तो करेक्टिव एक्शन कैसे लिए जाएंगे? इन फ्यूचर वो काम नहीं होना चाहिए, वो गलती नहीं होनी चाहिए जिस वजह से हमारा जो डेविएशन आया है। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है? करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर ए केयरफुल इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ डेविएशन। केयरफुली इंक्वायरी करेंगे डेविएशन की, तभी जो है हम करेक्टिव एक्शन को लागू करेंगे। इफ़ द रॉन्ग स्टैंडर्ड हैव बीन डिटरमाइंड दे शुड बी मॉडिफाइड। अगर गलत स्टैंडर्ड ही फिक्स किया गया तो उसको दोबारा से चेंज कर देंगे। अगर करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ओनली बाय द मैनेजर हु इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क, तो मैनेजर के द्वारा ही लिए जाएंगे जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगा उसी के द्वारा। एक्शन शुड बी इमीडिएटली टेकन सो लॉस कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर। अगर लॉस को कम किया जा सकता है तो पहले उसे करेंगे, अगर नहीं किया जा सकता तो फ्यूचर में नेसेसरी चेंजेस के लिए कर देंगे, जिससे कि पॉलिसी में या प्रोसीजर में या रूल में जो चेंजेस करने हैं वो हम कर देंगे। तो यहाँ पर केसेस ऑफ डेविएशन, अगर मटेरियल डिफेक्टिव बना तो किस में चेंज करेंगे? क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो चेंज करेंगे ताकि अच्छी क्वालिटी का बने। डिफेक्टिव मशीनरी में कुछ गड़बड़ आ रही है तो उसको रिपेयर कराएंगे और चेंज कराएंगे। अगर ऑब्सोलेट मशीनरी पुरानी हो गई है तो न्यू मॉडर्न टेक्निक की मशीनरी लाएंगे। अगर प्रोसेस में कोई बात है तो एवरी पॉसिबल चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो भी चेंजेस कर सकते होंगे वो कर देंगे। फिजिकल कंडीशन वर्क में डिफेक्टिव हो रहा है तो क्या होएगा? पर्सन मतलब बीमार हो रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पर किस चीज़ की कमी है? बीमारी क्यों फैल रही है, या फिर पर्सन बीमार क्यों हो रहे हैं, उनको प्रॉपर लाइट, एयर या फिर सैनिटाइज कराया जाएगा। तो ये चीज़ जो है हम देखेंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।